ओम शांति एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारी इशिता दीदी और ललित भाई का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मुझ में विश्वास रखा, और मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम में ज्वाइन हो गए। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा आपको शांति से, धीरे से इंग्लिश सिखाने की। मेरा संक्षिप्त परिचय, नाम है राहुल देसाई। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन टीचिंग मेरा हॉबी है, मुझे पढ़ाने का शौक है और मैं 10-12 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जो भाषा आई आवाज से शुरू होती है तो वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो यानी ध्वनि, ये स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। अब हम जब भाषा की बात करते हैं तो किसी भी भाषा का आधार स्तंभ क्रियापद होता है, वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब अपनी सारी एक्शन, अपनी सारी क्रिया को दर्शाता है और वर्ब के साथ टेंस यानी काल जुड़ा हुआ होता है। इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रियापद, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन यानी अव्यय, कंजंक्शन संयोजन और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के रहने से वाक्य की रचना होती है। जरूरी नहीं है वाक्य में सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो, लेकिन इनमें से मिनिमम 2 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। एक कर्ता होता है और एक क्रियापद होता है। इससे छोटा वाक्य बनाना असंभव है। कौन सा शब्द कौन सी श्रेणी या वर्ग में आएगा, यह शब्द के क्या लक्षण है, शब्द की क्या विशेषता है, उस शब्द का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर निर्भर होता है। ये 8 प्रकार के वाक्य से 8 प्रकार के शब्दों से वाक्य की रचना होती है। इसमें आज हम वर्ब यानी क्रियापद से शुरू करते हैं, और क्रियापद पार्ट ऑफ स्पीच में चौथे क्रमांक पे आता है। वर्ब इज द 4th पार्ट ऑफ स्पीच। मुख्यत्वे वर्ब 3 टाइप के होते हैं। ज्यादातर वर्ब एक्शन वर्ब होते हैं। इसमें कोई ना कोई क्रिया होती है। आप कोई भी क्रियापद लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई क्रिया तो है, छोटी बड़ी। तो ये एक्शन वर्ब क्रिया दिखाते हैं। जैसे ईट, रन, राइट, आप कोई भी क्रियापद ले लो तो उसमें कहीं ना कहीं एक्शन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिया है। इसके अलावा इंग्लिश में और 2 प्रकार के क्रियापद है। एक है लिंकिंग वर्ब। लिंक करना यानी जोड़ना। लिंकिंग वर्ब का काम है जोड़ने का। इंग्लिश में और हिंदी में वाक्य रचना में बहुत बड़ा अंतर होता है। इंग्लिश में सबसे पहले कर्ता आता है, बाद में क्रियापद आता है और फिर अन्य शब्द आते हैं। तो जैसे ये वाक्य है, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। वो एक परिस्थिति दिखाता है कि बोलने वाला लड़का है, बोलने वाला डॉक्टर है, टीचर है, और ये किसी व्यक्ति को वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो डॉक्टर है, टीचर है, उससे जोड़ता है। तो आई एम अ बॉय ये इस प्रकार का लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके अलावा कई लिंकिंग वर्ब है। पूरा लिस्ट तो मैं यहाँ नहीं दिया है, जैसे जैसे पढ़ेंगे हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन टू बिकम, टू सीम, टू टेस्ट, टू रिमेन, टू फील, ये सारे लिंकिंग वर्ब है जो कर्ता को इस लिंकिंग वर्ब के जरिए बाकी के हिस्से, वाक्य के बाकी के हिस्से से जोड़ता है।
इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का ये काम है हेल्प करना। हम आगे देखेंगे कि इंग्लिश भाषा में जो परफेक्ट एस्पेक्ट है, जैसे हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, तो हैव शब्द के बगैर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस बनाना असंभव है। और इसी तरह विल का उपयोग किए बगैर इंग्लिश में भविष्यकाल लिखना असंभव है। ये कैसे होता है मैं अगली साइड में आपको बताऊंगा। मैं वर्ब का जो मूल स्वरूप होता है इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यह शब्द आपको याद रखना है। इन्फिनिटिव कोई भी क्रियापद का मूल स्वरूप है। जैसे चलना, हिंदी में हम चलना कहते हैं। चलना शब्द में कोई भी बदलाव लाए बगैर हम वाक्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट है टू वॉक। टू वॉक क्रियापद जरूर है, लेकिन उसको वाक्य रचना में लाने के लिए उसमें बदलाव लाना पड़ता है। जो आप तीसरे पॉइंट में देखेंगे उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। उसको कॉन्जुगेट करना पड़ता है और कॉन्जुगेशन के जरिए हम उसका इस्तेमाल वाक्य में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फिनिटिव क्रियापद है जिसमें टू के बाद जो क्रियापद वाला शब्द आता है वो क्रिया दर्शाता है और उसको बेस बोलते हैं। हिंदू में धातु कहते हैं, हिंदी में। फिर इस धातु को कॉन्जुगेट करना पड़ता है। इन्फिनिटिव के बाद आपको एक कॉन्जुगेट शब्द भी कंठस्थ करना पड़ेगा और उसका नाउन होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बगैर हम 3 टेंस और उसके 4 एस्पेक्ट में कोई भी प्रकार का वाक्य नहीं बना सकते। ये जो क्रियापद होते हैं इसमें एक कैटेगरी होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी जो नियम के अनुसार कॉन्जुगेट होते हैं। कोई भी व्यक्ति नियमित है तो हम कहते हैं रेगुलर है, ये नियमित है। इसी तरह जो क्रियापद कोई सेट नियम के अनुसार कॉन्जुगेट होते हैं तो हम उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। हम इसके कई एग्जाम्पल बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में ढेर सारे ऐसे क्रियापद हैं जो नियम के अनुसार कॉन्जुगेट नहीं होते हैं। जब नियम के अनुसार कॉन्जुगेट नहीं होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके हर क्रियापद के लिए क्या भूतकाल है और क्या भूत कृदंत है हमें बाय हार्ट मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसका कोई नियम नहीं है। हम पूछ नहीं सकते ये क्यों ऐसा आया। जो भी शब्द है भूतकाल के लिए और भूत कृदंत के लिए वो याद करना पड़ेगा। हम सारे उपयोगी इरेगुलर वर्ब भी धीरे धीरे सीख लेंगे। इसके अलावा क्रियापद में 2 और चीज होती है। एक होता है क्रियापद सकर्मक होता है, ट्रांजिटिव क्रियापद होता है। कोई भी क्रियापद को आप क्या पूछोगे, व्हाट पूछेंगे, और अगर आपको जवाब मिलता है तो उस क्रियापद को ट्रांजिटिव क्रियापद बोला जाता है। ऐसे क्रियापद को आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। कई क्रियापद ज्यादातर ट्रांजिटिव होते हैं क्योंकि हमारी क्रिया किसी न किसी चीज पे होती रहती है। अगर हम खाते हैं तो हम केला खाते हैं, तो आप बोलो मैं खाता हूं तो प्रश्न खड़ा होता है क्या खाते हो, तो जवाब मिलता है केला खाता हूं। तो इस तरह लगभग हमारी सभी क्रिया ऐसी है जिसमें व्हाट प्रश्न खड़ा होता है कि भाई क्या करते हो, क्या लिखते हो, क्या बोलते हो। तो ये सारे क्रियापद ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई क्रियापद है जो अकर्मक है, जिसका कोई कर्म नहीं है, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं चलता हूं, तो चलता हूं इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसको अगर आप पूछेंगे क्या चलते हो तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो इस प्रकार के वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। कुछ क्रियापद ऐसे होते हैं कि उसके 2 कर्म होते हैं। ये भी हम सेपरेटली सीखेंगे। जैसे टू गिव, देना, तो 2 प्रश्न खड़े होते हैं कि आप क्या दे रहे हो और किसको दे रहे हो। तो ऐसे क्रियापद को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है।
यहाँ पे इस चार्ट के जरिए मैं आपको अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन किया क्रियापद का, वर्ब का, वो एक ही चार्ट में सारी चीज दिखा देता हूँ। आप देख सकेंगे ऊपर वर्ब है, उसके 3 प्रकार है, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलर है उसको नियम के अनुसार हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं, जो इरेगुलर है वो जैसे कॉन्जुगेट होते हैं हमें याद रखने पड़ते हैं। लिंकिंग वर्ब में भी ज्यादातर वर्ब रेगुलर होते हैं, लेकिन कुछ इरेगुलर भी होते हैं, तो उसको भी कंठस्थ करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर इरेगुलर होते हैं और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कभी अकर्मक और सकर्मक होने का प्रश्न नहीं खड़ा होता। तो ये जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यानी सकर्मक और अकर्मक, वो सिर्फ एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के लिए है, और उसको किस तरह से इंग्लिश में यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंस का काल के साथ बहुत ही, टेंस यानी काल का वर्ब के साथ बहुत गहरा संबंध है। जो नाउन होता है, टेबल, अशोक, महेश, इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन की गुंजाइश नहीं है। टेंस का सीधा असर सिर्फ वर्ब पे पड़ता है। काल दिखाता है कि वर्ब में जो क्रिया है और जो क्रिया की बात है वह वर्तमान काल में हो रही है या भूतकाल में हुई थी या भविष्य काल में होगी। इस प्रकार हमारे पास 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। शुद्ध तरह की दृष्टि से देखें तो इंग्लिश में 2 ही काल है, वर्तमान काल और भूतकाल। भविष्य काल कॉन्जुगेशन द्वारा नहीं बनता है, किंतु मॉडल वर्ब विल द्वारा बनता है। ये रूपात्मक क्रियापद है और इसीलिए चुस्त भाषा शास्त्री विल शब्द के द्वारा बनाया हुआ काल को काल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन स्कूल में बच्चों को 3 काल सिखाया जाता है। जहां तक पढ़ने का, स्कूल कॉलेज का सवाल है, हम बोलेंगे 3 काल है, लेकिन असल में 2 काल है। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। मुझे हिंदी में कहना है कि कल मैं खेलूंगा, तो मुझे कल बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं इतना कहूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो सिर्फ क्रियापद के एक ही शब्द को कॉन्जुगेट करके मैं दिखा सकता हूं कि मैं भविष्यकाल की बात करता हूं। लेकिन इंग्लिश में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भविष्यकाल के लिए कोई कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, और इसलिए भविष्यकाल दिखाने के लिए विल शब्द का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए चुस्त भाषाशास्त्री इसे भविष्यकाल नहीं मानते। आप सब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकल गए हैं, इसलिए ये बात आपको बताता हूं कि कभी भी आप हाई लेवल का इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश के ऊपर कोई कमेंट्री पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको ये बात वहां पढ़ने के लिए मिले कि इंग्लिश में 2 ही काल है। काल दिखाता है कि काम कब हुआ था, कार्य कब हुआ था, वर्तमान काल में, भूतकाल में या भविष्य काल में। लेकिन इसके साथ साथ एस्पेक्ट होते हैं, और इंग्लिश में 4 एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट ये दिखाता है कि कार्य कैसे होता है, हाउ। टेंस का संबंध व्हेन से है, कब। एस्पेक्ट का संबंध हाउ से है, कब होता है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा ये चीज समझाता हूं। अब दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं, नीचे मैंने 4 एस्पेक्ट दिए हैं आपको। पहला एस्पेक्ट है सिंपल, दूसरा एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस, तीसरा एस्पेक्ट है परफेक्ट, और चौथा एस्पेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों एस्पेक्ट तीनों टेंस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टेंस में होता है और कोई टेंस में नहीं होता है। तो मतलब अगर हम 3 टेंस ले ले, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और उनके 4 एस्पेक्ट ले ले, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस प्रकार से हमें 12 सेंटेंस मिलते हैं, 12 वाक्य मिलते हैं। और ये 12 वाक्य हमें सीखने हैं। प्रत्येक वाक्य में एक रेगुलर क्रियापद आएगा और एक इरेगुलर क्रियापद आएगा। रेगुलर क्रियापद सीखना
काफी आसान है क्योंकि वो नियम के अनुसार है। जो इर्रेगुलर है वो अपने आप में एक नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। अब मैं आपको सब एस्पेक्ट के एग्जाम्पल देता हूं। जो काम हम हर रोज करते हैं, जो काम हम रेगुलरली करते हैं, नॉर्मली करते हैं, यूजुअली करते हैं, ज्यादातर करते हैं, उसके लिए हम सिंपल एस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम हर रोज सुबह में ब्रश करते हैं तो उसका मूल क्रियापद है टू ब्रश, तो हमें सिर्फ इतना ही बोलना है आई ब्रश। ये वाक्य कैसे बनाना हम आगे देखेंगे, लेकिन जो काम हम हर रोज करते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल एस्पेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। जो काम हम इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे इस वक्त मैं आपको सिखा रहा हूं तो आई एम टीचिंग आएगा। आप सीख रहे हैं तो आई एम लर्निंग आएगा। अगर आप खाना बनाते हैं तो आप बोलेंगे आई एम कुकिंग। वैसे तो आप हर रोज खाना बनाते हैं। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं कि मैं हर रोज खाना बनाती हूँ तो आप सिर्फ इतना कहेंगे आई कुक। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस वक्त खाना बना रही हूँ तो आप कहेंगे आई एम कुकिंग। आप कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यूज करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट परफेक्ट एस्पेक्ट है। हम परफेक्ट कब बोलते हैं? जब कोई कार्य अच्छा हो। जैसे किसी ने कुछ काम कर दिया और हमें कहा कि देखो मैंने एक काम कर दिया है, अभी और कुछ बाकी है, हम कहते नहीं ये परफेक्ट है, तुमने परफेक्ट काम किया है। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि जो घड़ी है वो बीत गई है लेकिन अभी भूतकाल में नहीं गई है। जैसे आपने खाना बनाया लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही आपके खाना पकाने का कार्य पूरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो जो काम अभी अभी पूरा हुआ है उसको अगर आप कहना चाहते हो कि मैंने खाना बना लिया, तब आप परफेक्ट एस्पेक्ट यूज करते हो। और परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चालू है। अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में यूज करते हो तो इसका मतलब होता है ये कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, कुछ देर तक चला और भूतकाल में ही पूरा हुआ। और अगर हम ये एस्पेक्ट फ्यूचर टेंस में यूज करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि ये कार्य या तो भूतकाल में शुरू हुआ था या अभी अभी वर्तमान काल में शुरू हुआ, कुछ वक्त तक चालू रहेगा और जो समय की भविष्य में हम बात करते हैं उस वक्त ये कार्य वहां पर चालू होगा। तो ये दिखाने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कल से हम हर टेंस में, हर एस्पेक्ट में कैसे वाक्य बनाना, इसका मैं ये आपको सिखाऊंगा और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम हमारे रोज के जीवन में जो कार्य करते हैं वो कार्य कौन से क्रियापद दिखाते हैं, वो क्रियापद लेके हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको उसका होमवर्क भी करना पड़ेगा। वर्ब और टेंस एक साथ जुड़े हुए, इनके साथ एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमने अभी बात की। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में और एक चीज होती है जिसे हम पुरुष कहते हैं। इंग्लिश में पर्सन कहा जाता है। पर्सन का मतलब ये नहीं कि असल में एक नेचुरल पर्सन है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये ग्रामर का पर्सन है, वैयाकरण पर्सन है, ग्रामेटिकल पुरुष है ये। उसमें जब बोलने वाले की बात होती है, बोलने वाला खुद की बात करता है तो फर्स्ट पर्सन कहता है। हिंदी में आप उसे शायद उत्तम पुरुष कहते हैं। जब सुनने वाले की बात होती है तो उसको सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष कहा जाता है और इंग्लिश में उसे यू कहते हैं। और थर्ड पर्सन यानी न तो ये बात बोलने वाले की है न सुनने वाले की, और किसी तीसरी व्यक्ति की ये जो बात है तो उसके लिए ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल होता है। पहले फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी और इट एक वचन है। और बहुवचन के लिए फर्स्ट पर्सन में हम,
सेकंड पर्सन में यू, सॉरी फर्स्ट पर्सन में वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में दे आता है। तो ये चार्ट भी समझना पड़ेगा और कंठस्थ करना पड़ेगा। एक मुखवास के तौर पे आज के सेशन के एंड में आपको मैं कुछ अल्फाबेट से जुड़ी बात दिखाता हूँ। ये बात हिंदी के लिए सही है, गुजराती के लिए सही है, कई भाषा के लिए सही है। अपने मुंह के अंदर जो सांस नली है उसमें से जब श्वास निकलता है तो इससे स्वर पैदा होता है। आप पॉइंट नंबर 4 में देखिए, जब हम श्वास उच्छ्वास करते हैं, बाहर निकालते हैं और उसको जीभ से किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं पैदा करते हैं तो स्वर बोला जाता है। ये स्वर निकलते हैं अ, आ, ई, उ वगैरह। और जब हम अवरोध करते हैं तो व्यंजन पैदा होते हैं, क, ख, ग, घ वगैरह। व्यंजन के बारे में और इंफॉर्मेशन मैं आगे किसी लेक्चर में दूंगा। मैं हर रोज आपको 2 ऐसे शब्द सिखाऊंगा जो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में अंतर है। पहला शब्द है क्लॉथ। इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको बाजू में दिया है, क्लॉथ। ये बिना स्टिच किया हुआ, बिना सिले का जो कपड़ा होता है, दुकान में ताका मिलता है, उसको कपड़ा कहते हैं, क्लॉथ। और एक बार उसको हम स्टिच कर लेते हैं और पोशाक बनता है, परिधान बनता है, गारमेंट बनता है, तो उसको क्लोथ्स कहते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरी तरफ से मेरा बिल, मेरा होमवर्क, आपको हर रोज एक नाउन ऐसा ढूंढना है हिंदी में जिसका इंग्लिश आप नहीं जानते। एक क्रियापद ऐसा ढूंढना है जिसका इंग्लिश आप नहीं जानते हैं। और जब हम वाक्य सीख लें तो एक वाक्य हिंदी में ऐसा ढूंढना है जो आप इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन जब आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। और ये सीखने का सही और सच्चा तरीका है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य आप इकट्ठा करो। अगर आप मेरे सिखाने के बाद अपने आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, भाषांतर कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको सिखाऊंगा। आज का होमवर्क ये है कि आज के प्रेजेंटेशन में जितने भी इंग्लिश शब्द आए, खास करके इन्फिनेटिव वर्ब, कॉन्जुगेशन वगैरह, वर्ब, टेंस, एस्पेक्ट वगैरह और उनके चार्ट, ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द बार बार सिखाते वक्त आते रहेंगे और हर बार मैं हिंदी शब्द नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं मैं हिंदी शब्द बोलना बंद करूंगा और सिर्फ इंग्लिश शब्द बोलूंगा। तो उस वक्त अगर उसका ट्रांसलेशन, उसका भाषांतर आपकी मेमोरी में नहीं है तो आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी समझने के लिए। इसलिए मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आज प्रोग्राम में जितने भी इंग्लिश शब्द आए वो कंठस्थ कर लो, उनका मीनिंग कंठस्थ कर लो। और जो 2 चार्ट दिखाए मैंने, वर्ब, टेंस और एस्पेक्ट, उसको भी प्रयत्न करो कंठस्थ करने का। ये आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो आपको सबसे पहले दुनिया की रचना के बारे में बताया था, वह दुनिया में प्रचलित सर्वाधिक प्रमुख मान्यता है। परंतु ब्रह्म कुमारीज में बाबा ने सृष्टि का चक्र का नया ज्ञान दिया है जो आप सभी को पता है। तो इसके साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करता हूं। कल का सेशन के लिए फिर 5 बजे मिलेंगे। और आपको दोबारा कहता हूं कि वर्ब, टेंस और एस्पेक्ट हो सके उतना कंठस्थ करके आइए, क्योंकि अब मैं एक्चुअल एग्जाम्पल आपको दूंगा वाक्य कैसे बनाना।